नमस्कार मित्रों। अब तक हमने मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि से कैसे फलादेश करें, इसके बारे में समझा है। आज का वीडियो हम लोग कर्क राशि को समझने के लिए करेंगे। देखिए, जब तक आप राशियों को नहीं समझेंगे ना आप ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन कर पाएंगे, ना कुछ कोई और प्रेडिक्शन कर पाएंगे। क्योंकि राशियाँ जो है ना, ये स्थिर है और इसके ऊपर बहुत ईज़िली आप प्रेडिक्शन कर पाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको उसका नेचर समझना चाहिए, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझना पड़ेगा। तो अब आज का वीडियो हमारा कर्क राशि के ऊपर है। अब कर्क राशि कालपुरुष की जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान पे पड़ती है, जहाँ हृदय का भी स्थान होता है। ये राशि चंद्रमा से प्रभावित राशि है। इसके जो स्वामी ग्रह है वो है चंद्रदेव। अब चंद्रमा का जो स्वभाव है ना, वो बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशंस वाला है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है चीज़ों में। अब कर्क राशि जल तत्व की राशि है। अब जल कैसा होता है कि उसको आप दूध में मिला लो तो वो सफ़ेद हो जाएगा। जल को आप किसी शरबत में मिला लो, वो शरबत के रंग का हो जाएगा। तो जिसमें भी मिला लेंगे ना, जल का स्वभाव है उस चीज़ को एब्जॉर्ब करना। तो कर्क राशि का स्वभाव भी उसी तरह है। कर्क राशि में भी जो भी प्लैनेट जाता है, वो प्लैनेट की ऊर्जा को कर्क राशि पूरी तरह से सक कर लेती है, पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेती है। अब मैंने बताया कि कर्क राशि एब्जॉर्ब करती है। अब इसको आप फलित में कैसे यूज करेंगे? शुरू से फलित करना है आपको, हर पॉइंट को बस उठाना है और उस पॉइंट पे प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन बना के फलादेश करना है। मैं आपको फलादेश करना सिखा रहा हूँ। सिर्फ थेरोटिकल नॉलेज से ज्योतिष नहीं समझ में आता है। जैसे मैंने बताया कि कर्क राशि का स्वभाव एब्जॉर्ब करना है, तो जो भी प्लैनेट कर्क राशि में जाएगा, उस प्लैनेट की ऊर्जा को कर्क राशि एब्सॉर्ब करेगी। अब मान लीजिए किसी का शनि कर्क राशि में है, तो समझ लीजिए कि उसका फोर्थ हाउस कितना भी अच्छा रहे, फिर भी उसको मानसिक अवसाद होते रहेंगे, उसको डिप्रेशन का सामना जीवन में करना ही पड़ेगा। यदि शुक्र आ गया तो शुक्र के प्रभाव कर्क राशि ने एब्सॉर्ब कर लिया है। अब वो कर्क राशि आपके जिस भाव में आएगी, उस भाव रिलेटेड चीजों में कर्क राशि शुक्र के गुण जोड़ देगा। आपको इस तरीके से फलादेश में इसे यूज करना है। कितना कितना इजी है ना ज्योतिष। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब कर्क राशि के जो देवता है वो होते हैं चंद्रमा। और चंद्रमा का एक स्वभाव है कि वो बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशंस क्रिएट करते हैं। अब कर्क राशि जिस किसी भाव में आएगी, उस भाव से रिलेटेड भी फ्लक्चुएशंस आपको मिलेगा, है ना। जैसे कर्क राशि किसी के 10th हाउस में आ रही है, ऐसे व्यक्तियों के करियर में आपको बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशन दिखेगा। वो ऐसा काम करेगा जिसमें स्थिरता नहीं होगी। ठीक है, वो चर स्वभाव की भी राशि है, कर्क राशि एक चर तत्व की राशि है, तो वो स्थिरता नहीं देती है। लेकिन कर्क राशि एक ऐसी राशि है जो चीजों को इमोशनल लेवल पे एब्जॉर्ब करती है। अब जैसा मैंने बताया, कर्क राशि काल पुरुष के हृदय स्थान पर पड़ती है। जहां पर हृदय का स्थान होता है कुंडली का, वहां पर कर्क राशि पड़ती है। तो हृदय का स्थान इसे क्यों कहा गया है? अब हृदय से हम लोग सोचते हैं क्या? आप मुझे बताइए। नहीं सोचते। हम लोग दिमाग से सोचते हैं। मेष राशि लॉजिक की राशि है, क्योंकि आपका सिर उस भाव पर आ रहा है, उस राशि पर आ रहा है ना। लेकिन कर्क राशि टोटली हृदय स्थान पर है, तो ये राशि हृदय से काम करती है, दिल से काम करती है। अगर कर्क राशि का मन किसी चीज पे आ गया, तो वो उस चीज के कितने भी बुराइयां आप कर लो, वो उसी चीज के ऊपर रहते हैं। कर्क राशि बहुत ही ज्यादा हृदय से काम करती है। ठीक है, आपको एक कथा बताता हूँ। देखिए, बात ऐसी होती है कि दक्ष प्रजापति के 27 बेटियां होती है, कन्याएं होती हैं, और उनका विवाह चंद्रमा के साथ हो जाता है। लेकिन उन 27 रानियों में से रोहिणी नाम की जो रानी थी, जिसे रोहिणी नक्षत्र भी कहा जाता है, वो उन्हीं के साथ पूरा दिन बिताते थे। दक्ष प्रजापति ने उनको समझाया कि हे चंद्रदेव,
आप सिर्फ रोहिणी जो आपकी प्रिय पत्नी है, सिर्फ उनसे ही आप मिलते हैं, उनके ही साथ आप रहते हैं, उन्हीं के घर आप रहते हैं। तो बाकी पत्नियों का क्या है? और लेकिन चंद्रमा ये सब चीज़ों होने के बाद भी नहीं मानते हैं। तो आखिरकार दक्ष प्रजापति उनको श्राप देते हैं, आप प्रतिदिन घटते और बढ़ते रहेंगे, आपकी सुंदरता घटती और बढ़ती रहेंगी। फिर इसके उस छाप के लिए उन्होंने बताया कि हर रानी के घर में मैं एक-एक दिन रहूँगा, 27 जो नक्षत्र है, हर नक्षत्र में मैं एक-एक दिन रहूँगा, ऐसी एक कथा है। इससे ये इंडिकेट होता है कि चंद्रमा अपने मन की करते हैं, वो किसी की नहीं सुनते। एक बार बृहस्पति देवता मतलब गुरुदेव की पत्नी तारा, इनके बीच और चंद्रमा के बीच में एक बार आकर्षण निर्माण हुआ। ये आकर्षण का ग्रह है। अब जब इनके बीच में आकर्षण निर्माण हुआ, तब गुरुओं ने, देवताओं ने चंद्रमा को बहुत ज़्यादा समझाया, लेकिन चंद्रदेव नहीं माने। उन्होंने असुरों की हेल्प ली, लेकिन तारा को नहीं छोड़ेंगे संकल्प लिया था। मतलब वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए। ऐसा ही इफेक्ट आपको कर्क राशि में मिलेगा। कर्क राशि बहुत ही ज़्यादा उद्दंड राशि है। इस राशि को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। कर्क राशि वाले व्यक्तियों को समझना, उनके मूड को समझना, उनके डिसीजंस को समझना, क्योंकि ये कंप्लीटली लॉजिकलेस काम करने वाली राशि है। जहां भी जिस किसी भाव में आपकी कर्क राशि पड़ेगी, आप लॉजिक से नहीं सोच सकते वहां पे। आप वहां पे दिल से ही सोचेंगे, आपको दिल से ही सोचना पड़ेगा। और उसी वजह से कई बार ऐसे लोग प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। कर्क राशि की एनर्जी को संभालना किसी के बस की बात नहीं है। और एक कथा आती है कि समुद्र मंथन में जब चंद्रमा निकले, समुद्र मंथन जब हुआ, तो उस समुद्र मंथन से कुछ रसों के साथ चंद्रमा का निर्माण हुआ। इसीलिए चंद्रमा को रसों का कारक भी माना जाता है, द लॉर्ड ऑफ जूस। जो भी दवाई औषधि होती है, सारे जो रस उसका आता है, वो सारे रसों में चंद्रमा का प्रतिनिधित्व होता है। जो भी फ्लूइड्स है, वो सारे चंद्रमा से ही उत्पन्न है। अब कर्क राशि में भी जीवन का रस है। जिसकी भी कुंडली में कर्क राशि बहुत अच्छी है, ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत ही सुखी या दिल से बड़ा ही सुखी माना जाता है। आपका फोर्थ हाउस कितना भी बलवान हो जाए, आपके जीवन में कितने ही सुख हो जाए, कितने भी सुख आपके जीवन में रहे, जब तक कर्क राशि आपके जीवन में अच्छी नहीं रहेगी, उसमें शनि राहु केतु जैसे पाप प्रभाव जब तक रहेंगे, आप कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकते। ये लिख लीजिए। कर्क राशि का ये बहुत बहुत पावरफुल इफेक्ट है और पावरफुल रूल है। आप यूज करके देखिए। मैंने बड़े बड़े लोगों की कुंडली में ये योग देखा है, वो कभी सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकते जब तक कर्क राशि उनके जीवन में अच्छे से नहीं वर्क करती, अच्छे से अच्छे प्रभाव में नहीं रहती है। अब कर्क राशि हर बार चीजों को एग्रेसिवली नहीं लड़ती है। ये वेट करती है, जब उनको सही मौका मिले तभी वो अटैक करती है। खास करके जो कर्क राशि है, उसमें एक अश्लेषा नक्षत्र आता है। ये ऐसा नक्षत्र है जो मौन रहता है। जब भी आप इनसे कुछ भी लड़ाई झगड़े पंगे कुछ भी करिए, ये मौन रहेंगे, ये कुछ रिएक्ट नहीं करेंगे। लेकिन जब सही मौका सही समय आएंगे, वो ग्रज दिल में रख के ऐसा अटैक करेंगे, इमोशनली ऐसा तोड़ेंगे कि आप कभी जीवन में जुड़ ही नहीं पाएंगे। ये बहुत डेंजर राशि है। चलिए, अब हमने इतनी सारी चीजें सीख ली, अब हम इसका प्रयोग करना समझते हैं। ठीक है। अब जिस किसी जातक के फर्स्ट हाउस में कर्क राशि पड़ती है, ऐसे जातक गोल चेहरे के होते हैं, उनका चेहरा गोल होगा। ऐसे लोगों के चेहरे पर आकर्षण रहेगा। ऐसे लोगों की तरफ लोग बहुत ही इजीली आकर्षित हो जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा का स्वभाव ही है आकर्षण वाला, है ना। ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा इमोशनल और बहुत ही ज्यादा रुतलू टाइप के, बहुत ज्यादा रोने वाले ऐसे इंसान रहते हैं। हर छोटी छोटी चीजों पे रोते रहते हैं, जिंदगी भर रोते में चले जाते हैं, जिंदगी भर इनकी रोने में चले जाती है। इस तरह के इनके इफेक्ट होते हैं। बहुत कुछ आता है जीवन में, लेकिन रोते ही रहेंगे। कई बार चंद्रमा जब फर्स्ट हाउस में होता है, व्यक्ति दूसरों के दोष भी अपने ऊपर ले लेता है। यदि फर्स्ट हाउस में चंद्र आ जाए,
और उस पर पाप प्रभाव पड़ जाए किसी भी तरह का, तो व्यक्ति की बुद्धि थोड़ी कम काम करती है। कर्क राशि आ गई जो हृदय से काम करती है, और चंद्रमा भी उसमें आ गया जो मन का ही कारक है, जो मन से ही डिसीजन लेता है। ऐसा व्यक्ति दिमाग और ज़्यादा लॉजिक नहीं सोच पाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा लॉजिकल आपको नहीं दिखेगा, वो दिल से बात करेगा, ठीक है? ज़्यादा दिमाग उसका तेज़ नहीं होगा, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से उसका सिर जो है ना वो प्रोसेस नहीं करेगा चीज़ों को। ये उसका एक इफ़ेक्ट है। यदि सेकंड हाउस में आ जाए तो, चंद्रमा यदि सेकंड हाउस में आता है तो व्यक्ति खाने-पीने का बड़ा शौकीन, बहुत अच्छा खान-पान रखने वाला, और डिफरेंट-डिफरेंट डिशेज़ वो डिफरेंट-डिफरेंट दिन उसको चाहिए रहती है। उसका फिक्स रहता है कि मैं आज ये खाऊँगा, कल ये नहीं खाऊँगा। वो सेम चीज़ रिपिटेटिव मैनर में नहीं खाएगा। फैमिली में भी उसके और धन में भी थोड़ी-सी दिक्कत कमी आती है, पैसा टिकता नहीं है। ये चंद्रमा सेकंड हाउस का इफ़ेक्ट है। यदि थर्ड हाउस में आ जाए तो ऐसा व्यक्ति दूसरों की चीज़ों को जल्दी मान लेता है, कान का कच्चा होता है, दूसरों की चीज़ें बहुत जल्दी मानेगा। साथ ही साथ आस-पड़ोस में बहुत ही हैप्पी लोग रहेंगे, बहुत बहुत खुशनुमा लोग उसके आजू-बाजू आस-पड़ोस में रहेंगे। कर्क राशि थर्ड हाउस में अपने भाई-बहनों को नशा या लत की समस्या देता है। उनके भाई-बहनों को उनको सँभालना चाहिए। ख़ास करके बहन होती है जो नशा या ऐसे किसी गलत एक्टिविटी में जा सकती है, तो उनको सँभालना चाहिए, है ना? क्योंकि चंद्रमा का एज भी है 18 इयर्स। अब मैं क्यों कैसे निकाला ये अलग उसका विधान है। 18 साल की उम्र में चंद्रमा लत दिलाता है, 17 से 18 साल के बीच में कुछ वो इफ़ेक्ट आता है, उसका वो डिग्री पे डिपेंड करेगा। चंद्रमा यदि 4th हाउस में होगा तो, चंद्रमा यदि 4th हाउस में तो माता से बहुत ज़्यादा जुड़ाव उसका रहेगा। उसकी प्रॉपर्टी वो हमेशा चेंज करता रहेगा या अपना घर बदलता रहेगा। ऐसा व्यक्ति जनता में, लोगों में बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस रहता है। अपने स्कूल में भी रहेगा ना तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रहेगा, अपने दोस्तों में भी कुछ ख़ास उसमें रहेगा, लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, उसको बोलेंगे भाई तू जा मत, तू रह हमारे साथ। ये ऐसा 4th हाउस का चंद्रमा, सॉरी 4th हाउस में कर्क राशि पढ़ने के बाद होती है। जहाँ-जहाँ पे मैं अभी चंद्रमा बोल रहा हूँ, वो उसका मतलब आप समझिए मैं कर्क राशि को उस भाव में ऐड करके बता रहा हूँ, ठीक है? चंद्रमा यदि 5th हाउस में आता है, मतलब कर्क राशि यदि 5th हाउस में आती है, एजुकेशन में बहुत ही ज़्यादा इंस्टेबिलिटी रहेगी। व्यक्ति बहुत सारी चीज़ें आधी-अधूरी सीखेगा। आज ये सीखेगा, कल वो सीखेगा, उससे भी मन भर जाए तो दूसरा कुछ सीख लेगा। ऐसी उसकी टेंडेंसी रहेगी। चंद्रमा 5th हाउस में मल्टीपल अफेयर्स भी देता है, और बहुत बार वो ना चाहते हुए भी किसी को हर्ट कर देते हैं। ये बहुत बार होता है ना? वो नहीं चाहते बट उनसे नहीं हो रहा है, वो कंटिन्यू नहीं कर पाते वो रिलेशनशिप में, इसलिए उसको ना चाहते हुए भी उसको खत्म कर देते हैं। तो ये चंद्रमा 5th हाउस में एक प्रॉब्लम देता है। यदि 6th हाउस में आ जाए तो ऐसा चंद्रमा ब्लड रिलेटेड चीज़ों की दिक्कतें देता है। ब्लड प्रेशर का भी इफ़ेक्ट इसमें आता है। बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी भी देता है। 7th हाउस में रहा तो 7th हाउस में यदि कर्क राशि पड़ती है, तो ऐसा व्यक्ति मैरिज में पहले 2 साल, 2 से ढाई साल ऐसे लोगों का अपनी वाइफ से नहीं जमता है। आफ्टर मैरिज, मान लीजिए किसी ने लव मैरिज कर लिया तो फिर भी आफ्टर मैरिज 2 से ढाई साल बड़े मुश्किल से निकलते हैं। बहुत वो मेंटालिटी मैच नहीं होती है उनकी, है ना? और शादी में भी बड़ी वो डिसीज़न नहीं ले पाता है। अगर कर्क राशि 7th हाउस में पड़ती है तो व्यक्ति डिसीज़न नहीं ले पाता है। अब कर्क राशि अष्टम भाव में पड़ जाए तो इसे तो बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। इसे बालारिष्ट योग कहा जाता है। इसमें व्यक्ति का बचपन बहुत ही ज़्यादा दुखमय रहता है। ऐसे व्यक्ति का बचपन में उसको बहुत ज़्यादा कष्ट उठाने पड़ते हैं। अष्टम भाव में जब कर्क राशि पड़ती है, तो ये धनु लग्न वाले के लिए होता है। ऐसे लोगों का बचपन थोड़ा कष्टमय गुज़रता है और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और थोड़ा डिप्रेशन की स्थिति इसमें बनती है, और फैमिली में ऐसा कोई रहता ही है जिसको दिल की बीमारियाँ लगी रहती हैं। पिता को नींद ना लगने की भी शिकायत होती है। तो ये सब अष्टम भाव में जब कर्क राशि पड़ती है उसका इफ़ेक्ट है। नवम भाव में यदि कर्क राशि पड़ती है तो व्यक्ति का भाग्य उसे हर वक़्त साथ नहीं देता है। कभी देगा, कभी नहीं देगा। जुआ लॉटरी से इनको बच के रहना है। इनका भाग्य कभी चमकेगा, कभी नहीं चमकेगा, है ना? तो इसको थोड़ा-सा अवॉइड करना है। 9th हाउस में यदि कर्क राशि पड़ती है तो व्यक्ति तपस्वी जैसा
जब तब करता है। 9th हाउस में जब भी चंद्रमा की राशि पड़ती है, मतलब कर्क राशि पड़ती है, तो व्यक्ति शिव जी का भक्त होता है और शिव जी के भक्ति से उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। यदि 10th हाउस में कर्क राशि पड़ी, ऐसा व्यक्ति अपने प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा मूडी रहता है, अपने मूड के हिसाब से काम करता है, लोगों का मसीहा बना रहता है, इधर-उधर का भी काम कर लेता है, खुद के काम के साथ 2-4 लोगों के भी काम करता है और फिर और ज़्यादा दुखी हो जाता है। ठीक है? 10th हाउस वाले चंद्रमा को ये चीज़ें नहीं करनी है और ऐसे व्यक्ति अपना एक प्रोफेशन दुनिया से छुपा के रखते हैं। ठीक है? यदि 11th हाउस में कर्क राशि पड़े तो 11th हाउस में यदि कर्क राशि पड़े, अगर 11th हाउस में कर्क राशि पड़े तो आय में, इनकम ऑफ सोर्स में इंस्टेबिलिटी देता है। इनकम ऑफ सोर्स कई बना भी ले, फिर भी इनकम कभी स्टेबल नहीं रहती है। साथ ही साथ अपने इनकम को ऐसे लोगों को छुपा के रखना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए। कर्क राशि यदि 12th हाउस में आती है तो व्यक्ति को स्त्रियों में बहुत ही ज़्यादा आसक्ति बढ़ा देता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव तो ये रहता है, लेकिन स्त्रियों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। ठीक है? मल्टीपल स्त्रियों में वो थोड़ा आसक्त रहता है। जब कर्क राशि 12th हाउस में आता है, ऐसे व्यक्ति ख्यालों में जीने वाले रहता है। ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। चीज़ों को तो बहुत प्लान करते हैं, लेकिन वो एक्शन में उसको नहीं कर पाते हैं। जहाँ-जहाँ पे भी मैंने चंद्रमा फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस जो भी बोला है, वहाँ पर आपको कर्क राशि समझना है और इसको फलित करना है। ठीक है? तो बने रहिए, ये वीडियो आपके लिए ही है। आपको बेसिक से मैं सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है? आगे चल के हम लोग इसको और एडवांस लेवल में समझेंगे, तब तक के लिए बने रहिए।